जी सर। ओके, दिस इज द मॉक 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक स्पेसिमेन पेपर भी था, ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो स्पेसिमेन पेपर देती है ना कैम्ब्रिज, ये वो था। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय टर्म पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ concentrations of ratio of what? Concentrations of a solute कहाँ पे? In two immiscible solvents. जो immiscible solvents होते हैं, राइट? जो immiscible solvents होते हैं at equilibrium. ओके, तो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है उस वक्त जो सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? जो है आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी, रिजा आपने भी नहीं लिखी थी, आपने लिखी थी, सॉरी। ओके, अब क्वेश्चन सुनिए। अमोनिया इज सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एन aqueous solution of ammonia is shaken with immiscible organic solvent। तो दो चीजें हैं, एक है aqueous और एक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ट्राइक्लोरोमीथेन। द मिक्सचर इज लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। कि उन्होंने यहाँ एक इक्विलिब्रियम बनाया कि यहाँ लेट्स से वाटर था, यहाँ ट्राइक्लोरोमीथेन था, ठीक है। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कौन आपस में बिल्ड करेगा? अमोनिया, जो कि सॉल्यूट है। ओके, द सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द एक्वस लेयर एंड टाइट्रेटेड। कह रहा है यहाँ से भी सैंपल ले लिया और यहाँ से भी ले लिया, ओके। इसको भी टाइट्रेट कर लिया और इसको भी टाइट्रेट कर लिया। कह रहा है द सैंपल टेक एक्वस एंड टाइट्रेटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है a 25 cm cube sample of ट्राइक्लोरोमीथेन लेयर, ये वाला जो है ये 25 cm क्यूब लिया, उसको टाइट्रेट करने के लिए 13 और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl चाहिए। तो अगर मैं HCl जो यूज हुआ उसके मोल्स निकालूं, कैलकुलेटर यूज करें, अगर मैं उसके मोल्स निकालूं, ये जो HCl यहाँ यूज हुआ, तो आप कहते हैं N इज इक्वल टू C इंटू वी ओवर 1000। मुझे हेल्प चाहिए होगी, C इंटू वी इंटू 1000, यानी 13 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। तो कितने मोल्स ऑफ HCl यूज हुए टू टाइट्रेट द अमोनिया इन ट्राइक्लोरोमीथेन? 0.0013 मोल्स। रेशो 1:1 है, तो इसका मतलब है इस 25 cm क्यूब में भी 0.0013 मोल्स होंगे ना अमोनिया के। लेकिन यही कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000 करना, तो ये आ जाएगी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन ट्राइक्लोरोमीथेन। गॉट इट? तो कितना होता है डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000? 0.052 मोल्स पर डीएम क्यूब। ये क्या आ गया? NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इन व्हाट? इन ट्राइक्लोरोमीथेन। दूसरा आ जाए, कह रहे जी दूसरा पार्ट जो था वो था 10 cm क्यूब 12.5। ये जो 10 cm क्यूब था ना पानी में जो अमोनिया थी, उसको जिस HCl ने टाइट्रेट किया उसके नंबर ऑफ मोल्स देखें कितने होंगे? 12.5 इंटू 0.1 ओवर 1000। तो कितना आ गया? 12.5 इंटू 0.1 ओवर 1000, 0.00125। ये मोल्स एंड 10 में डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000 करते हैं तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी इन वाटर। तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर आ जाएगी, और वो कितनी है देखें जरा? 0.125 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पार्टीशन कोएफिशिएंट। केपीसी निकालना है बच्चों, और यहाँ एक ट्रिक बता दूं जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑफ अमोनिया बिटवीन व्हाट? ट्राइक्लोरोमीथेन एंड वाटर। तो जब आपने केपीसी निकालना होता है तो जो पहले लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है। जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है? वो न्यूमरेटर होता है। ओके, उसको ऊपर लेना होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने हमेशा ऊपर लेना होगा। ओके, ये न्यूमरेटर है, चाहिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो फिर केपीसी की क्या वैल्यू आ जाएगी? केपीसी इज इक्वल टू व्हाट? ऊपर न्यूमरेटर में क्या कॉन्सेंट्रेशन है? 0.052,
डिवाइडेड बाय इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो ही लेनी होती है ना, 0.125, तो कितना आ गया 14 0.416 अब बात समझ आ गई है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द केपीसी, और बहुत ही फेमस है, केपीसी इज वेरी वेरी फेमस, ओके, जरूर आता है। Butylamine is next part. The butylamine is also soluble in both water and organic solvent. ठीक है, ये दोनों ही सॉल्वेंट है, ठीक है, और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी और पानी में भी। Suggest how the numerical value of KPC of butylamine between trichloromethane and water would compare to the value of KPC you calculated in A2. Explain your answer. वो कह रहा है अमोनिया की बजाय, अब ये तो अमोनिया था ना, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, तो आपने निकाली है केपीसी ये, ठीक है। वो कह रहा है अगर आप चेंज कर दें, अमोनिया की बजाय आप ले लें ये वाला C4H9NH2। व्हाट इज दिस C4H9NH2? C4H9NH2 क्या है? ये ब्यूटाइलमाइन है ना। वो कहता है अगर आप अमोनिया की जगह ये ले लें, तो आप कहते हैं ऑब्वियसली इसके अंदर जो लॉन्ग कार्बन चेन है वो नॉन पोलर है, और जो ट्राइक्लोरोमीथेन में वो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी की निस्बत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो न्यूमरेटर वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो केपीसी क्या हो जाएगा, केपीसी लार्जर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो आप कहते हैं जी केपीसी वैल्यू विल बी लार्जर, केपीसी वैल्यू विल बी बिगर, लार्जर होगी फॉर ब्यूटाइलमाइन देन अमोनिया। और दूसरा मार्क आपको रीजन भी डिस्क्राइब करना होगा, ओके, क्योंकि ब्यूटाइलमाइन contains a carbon chain which is non-polar, ठीक है, जिसे हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। तो इसका मतलब है वो तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो लेस soluble in water हो जाएगा। हम कहते हैं यस, राइट, सो will be more soluble, will be more soluble in, will be more soluble in, yes, trichloromethane, CHCl3, CHCl3, so trichloromethane में would be more soluble, right? क्लियर है? सो ब्यूटेनामाइड नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, जो बच्चे जूम पे उनको भी क्लियर है? Butanamide C3H7CONH2 is much less basic than butylamine. Explain your answer. अब बच्चों यहां बात बेसिसिटीज की आ जाती है। If you look at basicity, तो आप कहते हैं दो चीजें हैं। अगर आपको रूल याद होगा, इफ दिस इज NH3, इसके पास यहां एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यही बेसिसिटी है, मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बेस बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास इसमें यहां आर आ जाता है, ठीक है, तो ये ब्यूटाइलमाइन है। अब आर क्या होता है, आर EDG होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये इन आंखों को बड़ा कर देगा, तो ये हाइड्रोजन आयन को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे अमोनिया की निस्बत। बट यहां वो कह रहे हैं अमोनिया और एमाइड का जिक्र करें, ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड में भी आप कहते हैं कार्बन चेन तो होगी, लेकिन बीच में CO आ जाता है। अब ये जो CO होता है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो CO होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, EWG। तो ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है। Now these nitrogen electrons are not available for the proton or less available for the proton. तो उससे क्या होता है, आप कहते हैं कि वो लेस बेसिक हो जाता है।
अब बात समझ आई? सो इवन अमोनिया, फिर आप कहते हैं इसका मतलब है सेंटर में आ गया, ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक है और ये अमोनिया से भी कम बेसिक है। ओके, सो ब्यूटेनमाइड को याद रखना, ये बहुत सवाल आता है, पक्का आता है। ओके, सो लिखिए जरा कि ब्यूटेनमाइड, अब सिर्फ क्योंकि नंबर 1 है, सो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों कि जब भी क्वेश्चन लिखना है, एग्जामिनर की एक एक्सपेक्टेशन है, हमेशा याद रखना कि आप ये 3 वर्ड्स याद रखें। इधर देखो, मिसाल के तौर पे ये मैं एक आपको दिखा देता हूँ। आपने 3 चीजें याद रखनी है जब आप आंसर लिख रहे हो आप। तो 3 चीजें क्या हैं वो ध्यान में रखें। इधर देखें कि आपको हमेशा व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ना, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है। ये देखिए, वेन एवर यू आर राइटिंग, एएस में है, A2 में है, ठीक है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है। इधर देखो, ये क्या कहा है मैंने? आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन, यूज द वर्ड कीवर्ड्स, अवॉइड द वेग टर्म्स, जैसे थिंग्स मूविंग फास्टर और इट बिकम स्ट्रॉन्गर, ऐसा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। प्रॉपर वर्ड यूज करने हैं कि पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी और देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। स्ट्रक्चर आंसर होना चाहिए क्लियरली। स्पेशली आपने वेग टर्म्स को अवॉइड करना है और कीवर्ड्स को यूज करना है जब भी आंसर कर रहे हैं, हमेशा। राइट, सो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। और जब भी आपने लिखना है, ये देखिए, आपने पॉइंट देना है और उस सोचना है कि जो मैंने पॉइंट दिया है, अगर लेट्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या इवन 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो पॉइंट के साथ बिकॉज के बाद उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी देनी। देयर इज ऑलवेज एन एक्सप्लेनेशन। इसी तरह साइंटिफिक टर्म्स यूज करनी है, कमांड वर्ड्स यूज करने हैं। रिलेटिव एसिडिटीज है, बेसिसिटीज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ऐसे जनरली यूज कर देना कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू प्रिसाइजली यूज द साइंटिफिक टर्म्स। और फिर जब भी एक्सप्लेन करना होता है, जब भी वर्ड एक्सप्लेन आता है ना, कीवर्ड, तो आप समझ जाते हैं कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं, नॉट अ पैराग्राफ, ठीक है। सो ये याद रखना, अगर 3 मार्क्स आ जाए तो फिर 2 पॉइंट्स हैं और फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन। सो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखते हैं जब भी आप आंसर कर रहे हैं। अब जैसे कमिंग बैक टू दिस, वो कह रहे जी आप ये बताएं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एक ही नंबर है, तो उसने कहा है वाई मच लेस बेसिक देन ब्यूटाइलमाइन। तो आपने सिर्फ अब उसमें प्रिसाइज करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना कि नाइट्रोजन की बेसिसिटी लोन पेयर से होती है, ये वो। आंसर आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो आपने कहना है जी कि इसमें सिंपल कम टू द पॉइंट कि इन ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड हैज C double bond O, which is क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जो एक क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम या अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, मेकिंग इट लेस अवेलेबल, मेकिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, yes, making lone pair electron less available for proton। ये आखिरी पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, H positive to accept, okay, right। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 1 यहाँ पे एंड हो गया।
इट वाज रिलेटेड टू केपीसी और फाइनली उसने बेसिसिटी को कंपेयर करा दिया. The feasibility of chemical reaction depends on the standards gives free energy change delta G. This is dependent on the standard enthalpy change and the entropy changes and the temperature. State and explain whether the following processes will lead to an increase or decrease in the entropy. ये ज्यादातर लोगों का सही था कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है बच्चों, जब भी, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2. तो आप कहते हैं यार H, ये तो चलो दोनों एक्वस हो गए. सॉलिड किस में चेंज हुआ? एक सॉलिड था रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे अगर गैस बन गया तो व्हाट डज इट मीन? कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी. सो आप कहते हैं एंट्रोपी इंक्रीज होगी और इसकी रीजन क्या देंगे? कि आप कहते हैं द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज द गैस और सॉलिड टर्निंग इनटू गैस. नेक्स्ट, डिसॉल्विंग पोटेशियम क्लोराइड ACl सॉलिड था, जब डिसॉल्व होता है तो लैटिस टूट जाती है ना, एक्वस हो जाता है, आयंस फ्री हो जाते हैं, तो वो केओस या डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया तो एंट्रोपी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. राइट. तो लिखेंगे क्या इसकी? लैटिस ब्रेक्स, यस, आयंस फ्री. ओके, एंड मूविंग. कंडेंसेशन है जी ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम. H2O लिक्विड से वापस क्या बन गया है? H2O सॉलिड. ओके, तो वाटर फ्रॉम स्टीम, सॉरी, गैस से लिक्विड बन गया. तो क्या हुआ? डिक्रीज होगी. और क्यों डिक्रीज होगी? लिक्विड बन गया तो लेस केओस हो जाएगा, लेस डिसऑर्डर हो जाएगा. राइट. सो गैस टू लिक्विड, राइट, not disordered or less disordered. Okay, next, अगला पार्ट, ये भी क्वाइट इजी था. मैग्नीशियम कार्बोनेट कैन बी डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग. ये दिए हुई है. कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन. आप कहते हैं जी डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. डेल्टा एच है +117, माइनस टेम्परेचर है 298 केल्विन. क्या नहीं है मेरे पास? डेल्टा एस. तो आप पहले डेल्टा एस निकाल लें. डेल्टा एस क्या होता है? सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ गैस. तो प्रोडक्ट की दो एंट्रोपीज हैं 26.9 और दूसरी क्या है? 214. दोनों को नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है और माइनस 65.7. तो कितना आता है? 175.2. राइट. और ये क्योंकि जूल्स में है, जूल्स में है और वहां किलो जूल में डेल्टा एच है, तो आप वहां लिखने से पहले या वहां लिख के इसको डिवाइड कर दें 1000 से. तो 175.2 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, तो सारे का आंसर फिर क्या आ गया? डेल्टा जी 64.8 प्लस. ओके, explain why this reaction is feasible at high temperature. ये बड़ा ट्रिकी होता है और हर दफा आता है कि टेम्परेचर हाई करने से क्यों फिजिबिलिटी हो जाती है. यस. तो आप कहते हैं जरा गौर से देखें, आपका जो टी डेल्टा एस है, डेल्टा एस पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर जो टी डेल्टा एस है आपका वो एक नेगेटिव वैल्यू है. हम कहते हैं हाँ. तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो आप कहते हैं वो डेल्टा जी को भी नेगेटिव कर देगा. तो हम कहते हैं कि टी डेल्टा एस प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव, उसको एक्सप्लेन करना होगा ये आपको. ठीक है. तो एट हायर टेम्परेचर, यस, टर्न्स डेल्टा जी नेगेटिव. और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा फिजिबल हो जाता है. कहते हैं टेबल लिस्ट द वैल्यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ सम ग्रुप 2 कार्बोनेट्स. ये दी हुई है केएसपी वैल्यूज. ठीक है. और आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप केएसपी वैल्यू कम होती जा रही है. ओके,
KSP सॉल्युबिलिटी को भी बता रही होती है ना स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। डिड्यूस द ट्रेंड, वो कह रहे जी ट्रेंड बताएं इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर KSP वैल्यू कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब वर्ड डिड्यूस द ट्रेंड का है तो आपने वो यूज करना है टेबल को। तो आप कहते हैं जी सॉल्युबिलिटी क्या लिखो भाई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, डाउन, और वजह क्या है, एज KSP वैल्यू डिक्रीजिंग। Write an equation to show the equilibrium for the solubility product of magnesium carbonate. Include the state symbols. कोई भी जब कोई solubility product आपने लिखना होता है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सॉलिड होता है, आप उसको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और वो क्या किस में चेंज हो जाता है, बस अपने आयंस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन। तो ये दो एक्व साइन है, इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Reference to the equation in D1 suggests what is observed when a few centimeter sodium carbonate added to the saturated solution। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई ऐसी चीज ये आपके पास sparingly soluble compound है, जब आपने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दिया इसी पानी के अंदर, तो कौन से दो आयंस देगा, सोडियम आयन है, कार्बोनेट आयन। और ये रिवर्सिबल नहीं है, आप गौर से देखो ये रिवर्सिबल नहीं है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन। तो इससे क्या होगा, आप कहते हैं ये कॉमन आयन बन गया। तो ये नीचे वाला तो रिवर्सिबल है ना, तो डिशार्टियर ने कहा था जब प्रोडक्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो आपको पूछ रहा है विद रेफरेंस टू व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या मोर सॉलिड आपको नजर आएगा। तो पहली चीज तो आपको उसको ये बतानी है कि आपको वहां सॉलिड नजर आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड देन एक्सप्लेनेशन। तो वही जो 2 पॉइंट्स में आपको कह रहा था कि 2 मार्क्स हैं, तो पहले तो आप बताएंगे व्हाट इज ऑब्जर्व। तो आप कहते हैं अ सॉलिड, प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, अ सॉलिड अपीयर्स। ठीक है, और वो क्यों ऐसा हुआ, आप कहते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी कार्बोनेट आयन ने क्या किया, शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम yes to the left hand side। नेक्स्ट, use the data in the table 2.2 to calculate the solubility of magnesium carbonate in water at 298 Kelvin in gram per dm cube। Show your work। कह रहे जी कि आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, दो ही केएसपी पे सवाल आते हैं, या तो केएसपी गिवन होता है सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और या दूसरा केस क्या है कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है और केएसपी निकालना है, और तीसरा केस कोई नहीं होता, या कॉमन आयन भी उसमें डाल देता है वो। अब आपको केएसपी वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप कहते हैं जी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। आप कहते हैं ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैग्नीशियम आयन एंड कार्बोनेट आयन दो ही है ना, तो आप कहते हैं अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा।
तो KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दोनों मैग्नीशियम आयन इनटू कार्बोनेट आयन होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू KSP, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट। ओके, सो KSP यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। तो KSP वैल्यू क्या है ऊपर देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो है 1 टाइम 10 टू द पावर -5, तो अंडर रूट ऑफ 1 टाइम्स 10 टू द पावर -5 जो कि मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, जो कि सॉल्युबिलिटी भी होगी। तो क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -5 का अंडर रूट क्या होगा, 3.16 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये आ गया मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन वो कह रहा है मुझे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में चाहिए, तो आपको क्या मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करें तो मैथ्स बन जाता है 3.16 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय एमआर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जो 84.3 होता है, तो ये बन जाएगा 0.27 ग्राम पर डीएम क्यूब। ओके, क्लियर है बच्चों? इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहते हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। अब ये नेक्स्ट लेवल है बच्चों, इसमें डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दोनों है, ठीक है? तो इसमें आपको पॉइंट्स भी देने हैं दो कम से कम, और फिर उनको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, कहते हैं जी वाई थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, नहीं सॉरी, वेरिएशन इन थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स क्या होगी? increases down the group, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यस, कैटायनिक रेडियस इंक्रीजेस, यस, या चार्ज डेंसिटी का जिक्र कर सकते हैं, वो डिक्रीज कर सकती है, ये भी काफी है वैसे, लेकिन चले मैं लिख देता हूं, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन डिक्रीजेस। आप सिर्फ केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस भी लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब यही है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? लेस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, less polarization of anion, carbonate ion takes place। अब अगर आप चाहें तो यहां रुक भी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूं बच्चों को कि पूरी बात एक्सप्लेन कर दें कि causes the weakening of bonds, causes weakening of carbonate bonds, कार्बोनेट के जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वो सॉरी, यस, causes less weakening of carbonate bond। ओके, सो इस वजह से वो स्टेबलाइज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रेट से था। क्वेश्चन 2 आपने देखा ये उससे था, इक्विलिब्रिया से था। ओके, फिर उसने ग्रुप 2 भी डाल दिया बीच में। क्वेश्चन 3, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ClO2 and F2 is measured in the series of this रेट इक्वेशन। अब देखो ये भी, इसमें भी केसेस होते हैं, इसमें रेट इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, तो बस डायरेक्ट आपको एक तरह से ऑर्डर्स भी गिवन है, जब नहीं लिखा तो ऑब्वियसली 1 1 ही है। कहते हैं व्हाट इज एक्सप्लेन टर्म ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएजेंट। क्या मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएजेंट? क्या मतलब होगा इसका? order with respect to a particular reagent, it is the power to which reactant concentration is raised in the rate equation, power to which reactant concentration is raised in rate equation. Use the results of experiment, calculate the rate constant K for this reaction, include the units। एक्सपेरिमेंट 1 है तो K निकालना है, तो K को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ClO2 की कॉन्सेंट्रेशन और इनटू F2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो उसने बता दिया एक्सपेरिमेंट 1 यूज करो, तो एक्सपेरिमेंट 1 में 2.20 टाइम्स 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.10 टाइम्स 0.06, तो वैल्यू आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू?
3.7 कर देते हैं, 3.7। और यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स आपको डिराइव करनी पड़ेंगी। ऊपर था मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, नीचे क्या है? मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आप कहते हैं जी ये इससे कट गया, तो क्या बच गया? नीचे मोल पर डीएम क्यूब बच गया, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा? मोल -1 डीएम डीएम क्यूब पर सेकेंड। कहते हैं यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द इनिशियल रेट इन एक्सपेरिमेंट 2। वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2 में इनिशियल रेट कैलकुलेट करें। या हम थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं कि आप या तो यूज कर सकते हैं कि कितना चेंज आया एक्सेट्रा, लेकिन एक ट्रिक हम ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे इनिशियल रेट निकालना है तो आप पहले के की वैल्यू निकालें। आप देखें नीचे उसने कहा है कि आपको इनिशियल रेट निकालना है, ये ठीक है। दोनों का ऑर्डर आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? रेट निकालना है तो अगर आपके पास के की वैल्यू तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नहीं भी दिया हुआ है तो के की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली है। सो फिर इनिशियल रेट, यही इक्वेशन यूज करते हैं, रेट इज इक्वल टू के और फिर आगे ClO2 और F2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि रेट आपको कैलकुलेट करना है और वैल्यूज गिवन है। रेट कैलकुलेट करना है, के 3.7 है, टाइम ClO2 कितना है? 0.025 मल्टीप्लाइड बाय F2 कितना है? 0.06। ओके, इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो क्या वैल्यू आ जाती है? यस, तो 5.49 टाइम्स 10 टू द पावर कितना बोला है? -3। कहते हैं यूज द डेटा इन टेबल 3.1 टू कैलकुलेट ClO2 इन एक्सपेरिमेंट 3। फिर वही चीज आ गई, अब ClO2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। वो कह रहा है जी इस एक्सपेरिमेंट 3 में रेट है आपके पास? हाँ, रेट है 7.04 टाइम्स 10 टू द पावर -3 है, इज इक्वल टू के की वैल्यू है यस 3.7 है। ये आपको कैलकुलेट करना है ClO2। ओके, एक्स कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय, वो कितना है? 0.04। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ClO2 की वैल्यू कितनी आई है? 0.04, राइट। नेक्स्ट, कह रहे व्हाट इज मेंट बाय टर्म रेट डिटरमिनिंग स्टेप? किसी भी रिएक्शन में उसका मैकेनिज्म लिखते हुए जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, राइट, तो उसे आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। सो स्लोएस्ट स्टेप इन ऑफ मैकेनिज्म, जब एक डिटेल लिख रहे होते हैं तो उस मैकेनिज्म का सवाल। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ClO2 एंड F2 हैज 2 स्टेप्स, राइट, स्टेप 1 और स्टेप 2। अब आपको जब बच्चों मैकेनिज्म बनाना होता है, मैं इक्वेशन क्योंकि स्क्रॉल अप करने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, वो है 2ClO2 प्लस F2 गिव्स अस 2ClO2F। पहले तो ये देख लीजिए, दोनों का ऑर्डर 1 1 है। अब ये बात गौर से सुनना, ट्रिकी है ये। आप कहते हैं जी दोनों का ऑर्डर 1 1 है, तो मैकेनिज्म में बना रहा हूं तो मैंने पहले स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनाना है या स्लो स्टेप बनाना है। तो इसका मतलब अगर दोनों का ऑर्डर 1 1 है तो दोनों को एक एक दफा आना चाहिए। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली ClO2 के 1 मोल को F2 के 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल से रिएक्ट करा दें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट लिखते हैं, ClO2 F2 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा। ClO2 F2 प्लस, अब दूसरे स्टेप में ये तो हो गया आपका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में ये भी एक दफा आ रहा है, ये भी एक दफा आ रहा है, दोनों का ऑर्डर 1 1 हो गया है। लेकिन ओवरऑल स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है उसमें कोई एक होगा जो 2 दफा आ रहा होगा, जिसके मोल्स 2 होंगे, ClO2, तो उसको यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जहन में ये भी है कि जब स्लो और फास्ट को ऐड करें तो ओवरऑल इक्वेशन वही आनी चाहिए। और इसके प्रोडक्ट में मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, जो ये प्रोडक्ट्स थे ये वाले। आप देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ओके, राइट। और ClO2 प्लस F2, राइट। सो ये आपस में रिएक्ट करके स्टेट एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द 2 स्टेप्स इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ओके जी, या ClO2F है, सॉरी, फाइनल प्रोडक्ट, विच
इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इनमें से कौन सा स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है? स्टेप 1 वही है ना, स्लो स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं ना, ठीक है। अब आप कहते हैं उसको एक्सप्लेन भी करो, स्टेट एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप कहते हैं जी एज यू कैन सी के दोनों का ऑर्डर 1 1 है और दोनों एक एक दफा आ रहे हैं, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ ClO2 and 1 mole of F2 reacting, which is consistent with the rate equation। जो रेट इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट, राइट। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, दोनों इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो रेट एंड रेट कांस्टेंट बोथ इंक्रीज, कि रेट ऑफ रिएक्शन increases by increasing temperature, hence जिसकी वजह से K also increases, क्योंकि K रेट पे ही डिपेंड कर रहा होता है, उसी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ओके नेक्स्ट, या ओके यहाँ पे रुक जाते हैं, विल कंटिन्यू दिस। इसको यहाँ तक आपने चेक कर लिया होगा, अगले क्लास के अंदर हम इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।